हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहदिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा। अपनी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में अपन जानेंगे इंटरेक्शन का जो कुछ टाइप्स दो रह गए थे। अपन ने दो प्रकार की इंटरेक्शन पढ़ ली, अपनी नाभिकीय अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। दोनों अन्योन्य क्रियाएं अपन ने पढ़ ली। अब दो अन्योन्य क्रियाएं रह गई, प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं। तो इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के ऊपर अपन को आज बात करनी है। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत लल्लू है, लेकिन देख लेते हैं भाई, बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है। और फिर इसके बाद अपन एक क्वार्क मॉडल पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा शानदार है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले भाई हेडिंग देख लो। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख रहा हूं, प्रबल अन्योन्य क्रिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया। तो प्रबल अन्योन्य क्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो बात करें प्रबल अन्योन्य क्रिया की, तो प्रबल अन्योन्य क्रिया का मतलब सीधा सा यह है कि अपने नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, या उनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, और उस इंटरेक्शन को अपन बोलते हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया। अगर प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें, तो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में सबसे अगर अच्छी बात अगर बताऊं, तो ये जो अन्योन्य क्रिया है, ये इंटरेक्शन है, वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करती है। आवेश पर निर्भर नहीं करने का मतलब सीधा सा यही है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, तीनों के लिए और बिल्कुल समान रूप से काम करती है। बात चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन की हो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बॉन्डिंग की हो, या फिर बात अपन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की बॉन्डिंग की करें, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों के लिए ये समान रूप से परिभाषित होती है, समान रूप से उनके लिए ये क्या कार्य करती है। अब सबसे बड़ी बात इसमें है, और ये बहुत ही अच्छी बात भी है भाई इसकी, कि आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है। दूसरी इसकी अगर आपको बताऊं, तो प्रास जो होती है, इसकी प्रास होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी की कोटि की। इसकी जो प्रास होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, या अपन बोल सकते हैं कि फर्मी की कोटि की इसकी प्रास होती है। ठीक है, इसकी जो प्रास होती है वो होती है फर्मी की कोटि की। और अगर इसका और क्वांटा की बात करें, और इसमें अगर अपन बात करें क्वांटा की, तो इसका क्वांटा होता है ग्लूऑन। इसका जो क्वांटा होता है वो होता है ग्लूऑन। इसका क्वांटा ग्लूऑन होता है, प्रास 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये भी क्या होता है, इसका बोसोन ही होता है। और ये जो ग्लूऑन पार्टिकल्स है, ये बोसोन ही होती है, अर्थात ये बोसोन के अंतर्गत ही आती है ये इंटरेक्शन। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियोनों में मेसोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करूं, तो ये न्यूक्लियोनों में मेसोन के आदान प्रदान से, न्यूक्लियोनों में मेसोन के आदान प्रदान से इंटरेक्शन उत्पन्न होती है। तो ये सब कुछ बातें हो गई अपनी प्रबल अन्योन्य क्रिया की। तो इसमें भाई लिख लो, बहुत ही अच्छी है इंटरेक्शन, और बहुत ही लल्लू है। वैसे अगर अपन बात करें, बस एक थ्योरेटिकल पोर्शन इसका देख सकते हैं अपन, बल्कि वैसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अभी आप इसमें लिखोगे प्रबल अन्योन्य क्रिया, हेडिंग डाल लो प्रबल अन्योन्य क्रिया, और उसमें लिखो नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे प्रबल अन्योन्य क्रिया कहते हैं, जिसे प्रबल अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और इसमें नोट डाल लो, और नोट डालकर भाई पहला पॉइंट तो ये आवेश वाला ही लिख लो। नोट में पहला पॉइंट लिखो, यह अन्योन्य क्रिया, यह अन्योन्य क्रिया आवेश पर निर्भर नहीं करती है। यह अन्योन्य क्रिया
आवेश पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करती है, यानी तीनों पार्टिकल्स के बीच समान रूप से कार्य करती है। पॉजिटिव हो, उदासीन हो, या उदासीन उदासीन हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, यानी तीनों पार्टिकल्स में ये प्रबल अन्योन्य क्रियाएं और समान रूप से काम करती है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करती है। नोट का सेकंड पॉइंट लिखो, इसकी प्रास फर्मी की कोटि की, और कोष्टक में लिख लो 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसकी प्रास फर्मी की कोटि की, कोष्टक में लिख लो 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसकी प्रास फर्मी की कोटि की, और कोष्टक में लिख लो 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसका क्वांटा ग्लूऑन होता है, जो कि एक बेसोन होता है। देखो, इसका क्वांटा ग्लूऑन होता है, इसका क्वांटा ग्लूऑन होता है, जो कि बेसोन होता है, जो कि बेसोन होता है। इसका क्वांटा ग्लूऑन होता है, जो कि बेसोन होता है। और इसकी उत्पत्ति में लिख लो, यह अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियनों में, यह अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियनों में मेसोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। यह अन्योन्य क्रिया न्यूक्लियनों में मेसोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। यह अन्योन्य क्रिया क्या होती है? न्यूक्लियनों में मेसोन के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। ध्यान से देखना भाई इसको। न्यूक्लियनों में मेसोन के आदान प्रदान से मतलब यह है, जैसे मान के चलेगा कोई दो न्यूक्लियन पार्टिकल्स हैं और ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो यहां से क्या निकलेगा? पाई माइनस, यानी देखो मेसोन पार्टिकल यहां से बाहर निकल जाएगा। यानी अगर अपन बात करें, यानी दो न्यूक्लियन पार्टिकल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो इंटरेक्शन करते हैं, इनसे क्या निकलेगा? पाई माइनस मेसोन पार्टिकल निकलेगा। और ये जो अन्योन्य क्रिया होगी वो न्यूक्लियन व मेसोन, न्यूक्लियन और जो मेसोन की अन्योन्य क्रिया कहलाएगी, न्यूक्लियन व मेसोन की अन्योन्य क्रिया। इस अन्योन्य क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन व मेसोन की अन्योन्य क्रिया। इस अन्योन्य क्रिया को बोलेंगे अपन न्यूक्लियन व मेसोन की अन्योन्य क्रिया। अगर इसी प्रकार से मान के चलिएगा कि अपने पार्टिकल्स में और न्यूक्लियन यहां से टक्कर करेगा किसी पार्टिकल से और वापस ये यहां से प्रतिक्षिप्त हो जाए, यानी टकराकर वापस बाहर निकल जाए, और यहां से भी कोई न्यूक्लियन है वो यहां से टक्कर करके प्रतिक्षिप्त हो जाए, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे भी तो पार्टिकल्स में पाई माइनस यानी मेसोन के बीच में ही टक्कर होगी, यहाँ पे भी जो टक्कर होगी, और ये वाली इस प्रकार की जो टक्कर होगी वो न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच की टक्कर कराएगी। न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच अन्योन्य क्रिया, न्यूक्लियन न्यूक्लियन के मध्य अन्योन्य क्रिया। ये वाली जो अन्योन्य क्रिया होगी वो न्यूक्लियन न्यूक्लियन के मध्य अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को भाई नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है। न्यूक्लियन न्यूक्लियन के मध्य क्या कहलाएगी? अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जल्दी से भाई फटाक से, ये इंट्रैक्शन है और एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें अपन को ज्यादा कोई समझने वाली बात इसमें हैगी नहीं होगी। ठीक है, चलेगा, होपफुली भाई नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अपन लास्ट अपने इंट्रैक्शन के ऊपर आगे बढ़े, और लास्ट अपनी इंट्रैक्शन बच रही है वो है 4th नंबर की, और वो अन्योन्य क्रिया अपनी कौन सी है? दुर्बल अन्योन्य क्रिया। अगर अपन बात करें दुर्बल अन्योन्य क्रिया की, अगर अपन बात करें दुर्बल अन्योन्य क्रिया की, वीक इंटरेक्शन की, तो दुर्बल अन्योन्य क्रिया क्या होती है? दुर्बल अन्योन्य क्रिया का संबंध है नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय क्षय से। यानी जब नाभिकीय विखंडन हो रहा होता है, जब कोई नाभिकीय क्षय हो रहा होता है। अब भाई आपको पता है, जब कोई दो पार्टिकल्स में और नाभिकीय विखंडन होगा, तो नाभिकीय विखंडन के दौरान नए पार्टिकल्स उत्पन्न होंगे, और जो नए पार्टिकल्स उसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, जो नए पार्टिकल्स का उसमें निर्माण होता है, वो कण दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं, या उन कणों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल काम करता है, और उसी दुर्बल आकर्षण बल को अपन कहते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रिया। अब अगर इसकी मैं प्रास की बात करूं, तो इसकी प्रास होती है 10⁻⁻18 मीटर। इसकी जो प्रास होती है वो होती है 10⁻18 मीटर।
ये जो अन्योन्य क्रिया होती है, अगर इसकी स्पिन की बात करूं तो स्पिन होता है शून्य। इसका जो स्पिन होता है वो होता है शून्य, स्पिन होता है शून्य। और ये भी क्या होती है, बोसोन होती है। ये जो इंटरेक्शन है ये भी बोसोन होती है। स्पिन इसका शून्य होता है, प्रास 10 की पावर -18 मीटर होती है। और इसके अंतर्गत अगर आपको इसके क्वांटा की बात करें तो इसका क्वांटा होता है गेज बोसोन। इसका क्वांटा होता है वो होता है गेज बोसोन। जय नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, गेज बोसोन, ये इसका क्वांटा होता है। बस यही बात है इसमें। अब नाभिकीय विखंडन की अगर इसके अंतर्गत बात करूं तो जैसे मान के चलेगा कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, जैसे डी और यू, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में और ये आकर के इंटरेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो नाभिकीय विखंडन के दौरान कोई भी दो पार्टिकल्स इसके अंतर्गत बनेंगे। जैसे मान के चलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो आपस में बन गए, और यहाँ पे ओमेगा माइनस के साथ इसकी जो विचित्रता होगी उसके साथ यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और इसको अपन कह देते हैं ये अपना मतलब नाभिकीय विखंडन वाला हो गया। ठीक है, तो होपफुली यहां तक लिख लिया होगा। अब इसमें हेडिंग डालो दुर्बल अन्योन्य क्रिया वीक इंटरेक्शन। इसमें हेडिंग डाल लो दुर्बल अन्योन्य क्रिया वीक इंटरेक्शन, और उसके अंतर्गत लिख लो नाभिकीय क्षय के दौरान, नाभिकीय क्षय के दौरान उत्पन्न कणों के मध्य, नाभिकीय क्षय के दौरान उत्पन्न कणों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल होता है। नाभिकीय क्षय के दौरान उत्पन्न कणों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल होता है। जिसे जिसे दुर्बल बल कहते हैं, जिसे दुर्बल बल कहते हैं। और ये दुर्बल, और इसमें फिर नोट लगा के लिख लो भाई, सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है। इसमें नोट लगा के लिख लो, इसकी प्रास 10 की पावर -18 मीटर होती है। इसकी प्रास 10 की पावर -18 मीटर होती है। इसकी प्रास 10 की पावर -18 मीटर होती है। इसका चक्रण शून्य होता है। इसका चक्रण शून्य होता है। इसका स्पिन 0 होता है। इसका चक्रण शून्य होता है, इसका स्पिन 0 होता है। और यह भी बोसोन होती है। ये जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है ये भी क्या होती है, बोसोन होती है। तो यह भी बोसोन होती है, यह भी बोसोन होती है। इसका क्वांटा गेज बोसोन होता है। इसका क्वांटा गेज बोसोन होता है। इसका क्वांटा गेज बोसोन होता है। और इसके अंतर्गत और ये वाला डायग्राम बना लो भी, ये वाला, ये कैसे कैसे, और ये वाला डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बढ़े। डायग्राम दे फटाक से और डायग्राम बना लो। फिर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल, अपना क्वार्क मॉडल आज अपन बात करेंगे। और बहुत ही मतलब शानदार टॉपिक है, मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छा लगना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें रटने वाली चीजें नहीं है, अपन को खुद को कैलकुलेट, और फिजिक्स आसान तभी होती है जब अपन को कैलकुलेशन करनी हो। रटने के लिए तो आर्ट्स है ना, अरे भाई थ्योरी के लिए और रटने के लिए तो आर्ट्स है ना। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है तो चलती है, लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी अपने अच्छी नहीं लगती। तो होपफुली यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अभी अपन नया टॉपिक पढ़े, और वो है अपना क्वार्क मॉडल। इसको ध्यान से समझ लेना। क्वार्क मॉडल, अगर अपन बात करें क्वार्क मॉडल की, तो क्वार्क मॉडल देखो, पहली बात तो इसमें आपको कुछ एक नया देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया मूलभूत कण, पहला टॉपिक था लेक्चर फर्स्ट का, और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था। पहला ही मैंने हेडिंग जब न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था, यूनिट 4 को स्टार्ट किया था, तब मैंने पहली ही हेडिंग यही डलाई थी, मूलभूत कण। पहली हेडिंग यही थी अपनी, मूलभूत कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, कि वे कण जो अन्य कणों से मिलकर ना बने, जो खुद के कण, मतलब खुद में अपना बेस उनका था, जो अन्य पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए थे। और उसके अंतर्गत अपन ने फिर 3 प्रकार की मूलभूत कण पढ़े। अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन ने मूलभूत कण पढ़े, चक्रण के आधार पर पढ़े, कण प्रतिकण के आधार पर पढ़े।
और जब अपने अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपने मूलभूत कण देखें तो वो कुल प्रबल अन्योन्य क्रिया और दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर थे। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थे, प्रबल अन्योन्य क्रिया के आधार पर हेड्रॉन और बेरियन, हेड्रॉन पार्टिकल था, हेड्रॉन में फिर बेरियन और मेसोन थे। तो जो हेड्रॉन पार्टिकल था वो वास्तविकता में क्या हुआ कि सब मूलभूत पार्टिकल हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये अन्य कणों से मिलकर नहीं बना होता। लेकिन दो वैज्ञानिक हुए अपने, गेलमान, एक वैज्ञानिक था गेलमान और एक वैज्ञानिक हुआ ज्विग। इन्होंने खोज की, गेलमान और ज्विग, इन्होंने खोज की और हेड्रॉन पार्टिकल्स के ऊपर इन्होंने खोज की और बताया कि हेड्रॉन पार्टिकल भी अन्य कणों से मिलकर बना होगा। कि आप जो ये सोचते हो ना कि भाई हेड्रॉन पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी अन्य पार्टिकल से नहीं बना होता है, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है भैया। हेड्रॉन पार्टिकल भी अन्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है और जो अन्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे अपन बोलते हैं क्वार्क। हेड्रॉन पार्टिकल जिन अन्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है कि उनको अपन बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क अपने तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क और एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और एक तीसरा वाला होता है वो होता है स्ट्रेंज क्वार्क। यानी भाई अपने क्वार्क भी तीन प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है और स्ट्रेंज क्वार्क जिसको अपन विचित्र क्वार्क भी से बोलते हैं। तो ये तीन पार्टिकल्स ये अपने जो होते हैं ये तीन प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है वास्तविकता में अपना हेड्रॉन कण इन तीनों क्वार्कों से मिलकर बना होता है। अब इसके अंतर्गत अपन जानेंगे ये क्वार्क नंबर जानेंगे, इनके अप क्वार्क की स्ट्रेंथनेस अपन देखेंगे, इसका चार्ज अपन देखेंगे, इसमें बेरियन नंबर इसके देखेंगे और बहुत अच्छी चीज है तो चलेगा। सबसे पहली बात तो इसमें नई बात क्या निकल करके आई कि हेड्रॉन पार्टिकल अपना मूलभूत पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, फिर भी ये अन्य कणों से मिलकर बना हुआ है और ये बात बोली गेलमान और ज्विग ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले खोज हुई थी तब अपन को ये नहीं पता था कि हेड्रॉन पार्टिकल्स भी कोई अन्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है क्या। तब अपन को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब अलग अलग अपने समय परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन के साथ साथ भाई स्टडी मटेरियल भी चेंज हुआ, अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग खोज के दौरान, जिसमें दो वैज्ञानिक हुए गेलमान और ज्विग, जिन्होंने पता लगाया कि वास्तविकता में जिस प्रकार से आप परमाणु को, आपने सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु खोज लिया था और फिर वहां पे आपने एंड लगा दिया था कि भाई परमाणु से छोटी तो क्या ही चीज होगी, लेकिन फिर बाद में उसके डेप्थ में गए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपन ने खोजे। फिर वास्तविकता में और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर भी लोगों ने, उसके अंदर भी, उन पार्टिकल्स के अंदर भी क्या और पार्टिकल होते हैं तो उनको भी अपन ने खोजा। तो इसी प्रकार से और हेड्रॉन पार्टिकल्स को भी और अन्य पार्टिकल्स में कि भाई ये अन्य पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ये चीज खोजी गई। तो सबसे पहले भाई कुछ चीजें लिख लो फिर अपन आगे चले। तो पहली बात है क्वार्क मॉडल और इसमें लिखो वैज्ञानिक गेलमान और ज्विग, वैज्ञानिक गेलमान और ज्विग के अनुसार हेड्रॉन कण भी, के अनुसार हेड्रॉन कण भी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं। हेड्रॉन कण भी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें जिन्हें क्वार्क कहते हैं। वैज्ञानिक ज्विग और गेलमान के अनुसार हेड्रॉन कण भी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। क्वार्क तीन प्रकार के होते हैं, क्वार्क तीन प्रकार के होते हैं और उसमें फर्स्ट लिख लो अप क्वार्क, उसमें फर्स्ट लिख लो भाई अप क्वार्क, दूसरा लिख लो डाउन क्वार्क और तीसरे वाला लिख लो स्ट्रेंज क्वार्क। और स्ट्रेंज क्वार्क को अपन बोलते हैं विचित्र क्वार्क। स्ट्रेंज क्वार्क को, स्ट्रेंज जो क्वार्क है इसको अपन बोलते हैं विचित्र क्वार्क। तो ये तीन प्रकार के क्वार्क हो गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और विचित्र क्वार्क। ठीक है, यहां तक भाई नोट डाउन कर लिया, यहां तक कर लिया भाई नोट डाउन। अब सुनो ध्यान से,
तो क्वार्क कणों की अपन सारणी देख ले, देखते हैं भाई। अब अपन देखते हैं क्वार्क कणों की सारणी। क्वार्क कणों की सारणी क्या रहने वाली है वो चीज देखे भाई। तो मैं कलर चेंज कर लूं, ठीक है। क्वार्क कणों की सारणी में भाई वही चीज, तीन प्रकार के अपने क्वार्क पार्टिकल आते हैं, तो बात उन्हीं के ऊपर होगी। यहां पे देखो, इधर तो चलेंगे अपने क्वार्क, और इधर चलेंगे अपने क्वांटम नंबर, ठीक है। इधर तो चलेंगे क्वार्क, इधर इस साइड में तो क्वार्क, और इधर चलेंगे अपने क्वांटम नंबर। अब देखो क्वार्क, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे, एक तो होता है अपना अप क्वार्क, तो इसको मैं यू से लिख दूं, डाउन क्वार्क को मैं डी से लिख दूं, और स्ट्रेंथ क्वार्क को मैं एस से लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे अब अपन इसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंथ क्वार्क में सबसे पहले अपन बात करेंगे बेरियन पार्टिकल की, इनके I3 के वैल्यू की। बेरियन पार्टिकल की बात करेंगे, इनकी I3 की वैल्यू की बात करेंगे, और इसके साथ साथ अपन एस की बात करेंगे, इनकी स्ट्रेंथनेस की बात करेंगे, और इनके आवेश की बात करेंगे, क्यू की बात करेंगे, ठीक है। इनके आवेश की मतलब क्यू की बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो ये यहाँ से ये टेबल को अपन देख लें। अब सुनो ध्यान से, अब देखो सबसे पहली बात है बेरियन पार्टिकल। अगर अपन बात करें हेड्रोन कणों की, सबसे पहले बात करते हैं अपन हेड्रोन कणों की। अगर मैं हेड्रोन कणों की बात करूं, तो हेड्रोन कण क्या बेरियन कण है? तो आप कहोगे बिल्कुल ऐसे। हेड्रोन कण मेसोन और बेरियन कणों से ही मिलकर बने होते हैं। मतलब अपने हेड्रोन कण क्या है? बेरियन कण, यानी जो कण बेरियन कण होते हैं, भाई बेरियन कण अपने हेड्रोन कणों के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो पार्टिकल बेरियन पार्टिकल होता है, तो अपन उसके बारे में बोलते हैं कि उसकी संख्या +1 होती है। अगर कोई भी पार्टिकल है वो बेरियन पार्टिकल है, तो बेरियन नंबर क्या होगा? +1। अगर कोई पार्टिकल बेरियन पार्टिकल नहीं है, तो बेरियन नंबर क्या होगा? 0 होगा। और अगर कोई एंटी पार्टिकल बेरियन पार्टिकल, अगर कोई एंटी पार्टिकल है, वो बेरियन पार्टिकल के रूप में है, जैसे मान के चले कोई भी अपन बेरियन पार्टिकल्स के रूप में ले ले, सिग्मा ले लिया आपने, कोई भी ले लिया, और वो एंटी पार्टिकल है, तो वो चीजें अपन ने देखी, तो उसका बेरियन नंबर होता है -1। अब पहली बात तो है कि भाई अपन इसमें पार्टिकल्स लेने हैं, तो हेड्रोन पार्टिकल्स ही लेंगे। अब हेड्रोन पार्टिकल्स लेंगे, इसका मतलब बेरियन नंबर हेड्रोन का 1 होता है। यहाँ पे अपन कितने हेड्रोन पार्टिकल्स के रूप में ले रहे हैं? तो आप कहोगे सर अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंथ क्वार्क, यानी 3 हेड्रोन हो गए। तीनों के रूप में अपन को बेरियन पार्टिकल्स को विभाजित करना है, यानी ये तीनों क्या है? हेड्रोन पार्टिकल लिए, और हेड्रोन पार्टिकल के लिए +1 होता है। अब अपन ने हेड्रोन पार्टिकल्स को 3 अलग अलग पार्टों में विभाजित कर दिया, अप क्वार्क के रूप में, डाउन क्वार्क के रूप में, और स्ट्रेंथ क्वार्क के रूप में, यानी एक ही पार्टिकल के 3 भाग हो गए। तो मेरे को बताओ एक एक को कितना हिस्सा मिलेगा? भाई 3, एक ही पार्टिकल हेड्रोन के लिए +1 है। अब इनके 3 पार्टिकल्स हैं, तो उनके अलग अलग के लिए क्या होगा? तो भाई एक के लिए तीसरा हिस्सा पाती आएगा, यानी 1/3 एक पार्टिकल के लिए आएगा। अगर 1/3 1/3 1/3 अपन तीनों को जोड़ देंगे, तो एक बन जाएगा, यानी पूरा हिस्सा आएगा। तो इसी प्रकार से भाई यू के लिए 1/3 हिस्सा होगा, अपने डी के लिए 1/3 हिस्सा होगा, और एस के लिए भी क्या होगा? 1/3 हिस्सा होगा। ये किसका होगा? भाई क्वार्क कणों के बेरियन नंबर का होगा, ठीक है। अगर अपन बात करें इनके I3 की, I3 की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहली बात है I3 का वैल्यू होगा +1/2, -1/2, या फिर 0। तो अप क्वार के लिए हो जाएगा I3 का वैल्यू +1/2, डाउन क्वार के लिए I3 का वैल्यू हो जाएगा -1/2, और स्ट्रेंथनेस के लिए इसका वैल्यू आएगा 0। ये अपना है, ये स्ट्रेंथनेस नहीं है भाई, ये अपना स्ट्रेंथ पार्टिकल है। ये तो है अपना, ये तो है अपना स्ट्रेंथ पार्टिकल। अरे भाई
और ये वाली अपनी स्ट्रेंथनेस, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये अपनी विचित्रता है। यहाँ पे जो एस ये दिया गया है ये तो है विचित्रता, और ये है स्ट्रेंथ पार्टिकल विचित्र कण, जो कि अपन ने अभी जाना ही है, इसमें तो क्या ही कंफ्यूज होगी। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेनलेस की अगर अपन बात करें तो अप क्वार्क के लिए स्ट्रेनलेस 0, डाउन क्वार्क के लिए स्ट्रेनलेस 0, लेकिन भाई स्ट्रेंथ पार्टिकल के लिए स्ट्रेनलेस आएगी वो विचित्र आएगी, यानी -1 आ जाएगी। अब भाई यहां से Q का वैल्यू कौन कौन निकाल सकते हैं? भाई Q का वैल्यू आप सभी को पता है, Q होता है I3 प्लस बी प्लस एस बाई टू, I3 प्लस बी प्लस एस बाई टू, यही होता है Q का वैल्यू। अब I3 का वैल्यू भाई आप U के लिए अगर अपन Q का वैल्यू देखोगे तो I3 का वैल्यू है 1/3, तो 1/3 प्लस में B का वैल्यू कितना दिया गया है 1/3, अरे I3 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में S, इसकी स्ट्रेननेस 0, इसकी स्ट्रेननेस क्या आ जाएगी, यहाँ पे Q का वैल्यू देखें तो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस 0/2, यानी 1/2 प्लस 1/6 है, ये हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले से आप D का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा -1/3, और S का वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगा -1/3। Q का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ रखा है, Q इक्वल टू I3 प्लस बी प्लस एस बाई टू। तो I3 का वैल्यू अपन को दिया गया है, B का वैल्यू अपन को दिया गया है, S का वैल्यू अपन को दिया गया है, तो अपन आराम से बहुत खुशी खुशी इसका वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो क्वार्क कणों की सारणी होगी। अब अपन बात करें एंटी क्वार्क कणों की, ये तो क्वार्क कणों की सारणी हो गई। अब मैं बात करूं एंटी क्वार्क कणों की, एंटी एंटी क्वार्क कणों की सारणी की अगर अपन बात करें तो इसमें भाई इधर तो चलेंगे क्वार्क पार्टिकल, इधर चलेंगे क्वांटम नंबर, जो कि उधर अपन ने देखे ही थे उस क्वेश्चन में, ये अप क्वार्क। लेकिन बात करें एंटी क्वार्क का तो अप क्वार्क के बाहर ये अप क्वार्क के बाहर लग गया, डाउन क्वार्क के बाहर लग गया, और ये स्ट्रेंथ क्वार्क के भी क्या लग जाएगा भाई, बाहर लग जाएगा। ये बाहर नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखो बाहर लग गया, ठीक है, रेड पेन से लिख दिया मैंने को। और इसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं I3 की, I3 की बात करते हैं अपन, इसके अंतर्गत B की बात कर लेंगे, लेकिन बात करें एंटी पार्टिकल्स की, I3 हो गया, B हो गया, S हो जाएगा, और इसके अंतर्गत आ जाएगा Q, ठीक है, S और Q, ये अपनी एंटी क्वार्क पार्टिकल्स की सारणी बनने वाली है। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें U के लिए I3 का वैल्यू क्या आया था कि सर 1/2 आया था, तो इधर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/2, ये हो गया 0, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटी पार्टिकल्स तो +1/2 का -1/2, -1/2 का +1/2, और 0 का 0 ही रहने वाला। अब बात करें बेरियन पार्टिकल्स की, तो बेरियन पार्टिकल्स 1/3 1/3 1/3 आ रहे, यही आ रहे थे। अगर एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो -1/3 -1/3 -1/3 आ जाएंगे। अगर एंटी पार्टिकल्स की अपन बात करें मेरे भाई तो -1/3 -1/3 और -1/3 आ जाएंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रेंथनेस की, तो स्ट्रेंथनेस भाई इन दोनों के लिए तो 0 थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके लिए -1 थी तो अब आ जाएगी +1। बात करें इनके चार्ज की तो ये 2/3 था, तो ये तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, और -1/3 का क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। ये हो गई अपनी एंटी पार्टिकल्स की सारणी, ये अपनी क्या हो गई एंटी पार्टिकल्स की सारणी हो गई। अपन ने पार्टिकल्स की सारणी देख ली, एंटी पार्टिकल्स की सारणी देख ली, तो होपफुली यहां तक आपका क्वार्क मॉडल और आपको समझ में भी आया होगा। क्वार्क मॉडल आपका यहाँ पे जाकर के इसकी सारणी कंप्लीट हो गई। अब अपन हेड्रोन पार्टिकल्स के लिए अलग अलग हेड्रोन पार्टिकल, जिसके अंतर्गत सिग्मा आएगा, लैम्बडा आएगा, न्यूक्लियन आएगा इसके अंतर्गत, यानी मेसोन पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आएगा। यानी हेड्रोन पार्टिकल्स में अपने मेसोन और बेरियन दोनों पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी पार्टिकल्स जो मेसोन और बेरियन पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं
उन सभी के लिए अपन को उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके क्वार्क मॉडल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वार्क मॉडल के अनुसार अपन को देखना है कि कौन सा इनका वैल्यू इनके लिए सुटेबल होगा। तो वो चीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से आप इसे क्लियर भी कर पाए होंगे। तो मान के चल रहा हूं कि आपकी स्टडी और यूं ही बरकरार चले, बेहतरीन तरीके से चले, जो पढ़ाया जा रहा है आप समझते हुए चले, बहुत आसानी से आपकी फिजिक्स हो जाने वाली है। कल का लेक्चर और अपन लेंगे और उसके अंतर्गत मैं चाहूंगा कि कलर क्वार्क को भी उसमें अपन समाप्त कर दें और कल के लेक्चर में अपन क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास को लेने का मूड नहीं है, थोड़ा आज की क्लास बहुत हो गई यार वैसे। तो कल की क्लास में अपन ने और यूनिट 4 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऑल एग्जांपल्स, ऑल क्वेश्चंस, जितने भी उसके अंतर्गत कोई एक टॉपिक रहा है कलर क्वार्क का, और इसको अपन जानेंगे। ये जो अपना क्वार्क पार्टिकल है, ये क्वार्क पार्टिकल, इसकी संरचना अपन ने देखी है, तो इस पार्टिकल को भी अपन जानेंगे। इसकी जो सारणी है या इसको अपन संरचना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको अपन देखेंगे भाई इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है, तो वो सभी चीजें। तो आप चाहो तो एक बार नोट के रूप में लिख तो लो, यहाँ पे दो नोट तो आप लिख ही लो, 2 नोट आप लिख ही लो। नोट डाल के उसमें पहला तो लिख लो मेसोन कणों की क्वार्क संरचना। क्यू बार रूप की होती है। और दूसरी चीज है बेरियन कणों की जो क्वार्क संरचना है, ट्रिपल क्यू के रूप की होती है। ये दो नोट आप लिख लो कि यानी जो मेसोन पार्टिकल्स होंगे और मेसोन पार्टिकल्स की जो संरचना होगी वो क्यू क्यू बार के रूप में होगी, और जो बेरियन पार्टिकल्स होंगी उनकी संरचना ट्रिपल क्यू के रूप में होगी। वो किस प्रकार से होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी दोस्त मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और अपनी फिजिक्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।